आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी इतिहास को कवर करूंगा, तो उसी कड़ी में आज मैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के दूसरे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का पहला पार्ट लेकर आया हूं। और आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के दूसरे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के पहले पार्ट पर चर्चा करेंगे। हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से कारण थे जिसके वजह से वहां के लोग राष्ट्रवाद की तरफ रुख कर गए। तो ऐसी परिस्थितियों के विषय में हमने चर्चा किया था। और सर्वप्रथम यह भी जाना था कि राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में कहां से जागृत हुई थी। तो भारत भी उससे अछूता नहीं था। भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना उसी तरह से जागृत हुई थी जैसे यूरोप में हुई थी, बस अंतर इतना था कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना, लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी, वह अपने राजा के निरंकुश शासन प्रणाली की वजह से हुई थी। और भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी, वह ब्रिटिश सरकार के निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ हुई थी, या निरंकुश शासन व्यवस्था की वजह से हुई थी। तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है। वहां की जनता अपने सम्राट से त्रस्त थी, जिसकी वजह से वहां की जनता ने राष्ट्रवाद की तरफ रुख किया। और भारत की जनता जो थी वह ब्रिटिश हुकूमत से परेशान थी, ब्रिटिश हुकूमत से त्रस्त थी, जिसकी वजह से भारत ने भी राष्ट्रवाद की तरफ रुख किया। तो आज हम इसी कड़ी पर चर्चा करेंगे। हम इस चैप्टर में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो और उसके बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए क्या प्रयास किए, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलनों में जो सामाजिक संगठन या जो पार्टियां थी या जो दल थे या लोगों का या परिवारों का या कर्मचारियों का कितना सहयोग राष्ट्रीय आंदोलनों में था, हम इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जिसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से किया था। हम आज उसके विषय में पढ़ेंगे और रॉलेट एक्ट के विषय में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो चूंकि हमारा आज का पहला पार्ट है और कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का, तो इसमें जितने भी हम तथ्यों पर चर्चा करेंगे बहुत गहराई से करेंगे। तो जैसा कि भारत में जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता अपनाया। उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का रास्ता अपनाया और अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए, सत्याग्रह के जरिए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास किए। तो 1919 के बाद भारत में महात्मा गांधी द्वारा संचालित जो आंदोलन थे वे राष्ट्रव्यापी हो चुके थे। लोगों को लगने लगा था कि हमें आज़ादी अब मिल जाएगी। लेकिन उसी समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध में इतना ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी कि उसकी भरपाई
कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हालांकि भारत ने प्रत्यक्ष रूप से विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को जबरन पुलिस में भर्ती करके विश्व युद्ध की लड़ाइयां लड़ने के लिए भेजा था। और ब्रिटिश हुकूमत की या ब्रिटिश सरकार के जितने भी युद्ध से संबंधित लेकर या युद्ध को लेकर जितने भी आय व्यय हुए थे, सबका बोझ किसके ऊपर पड़ा? सबका बोझ भारतीयों के ऊपर पड़ा। भारतीयों से दुगना लगान वसूला जाने लगा, दुगना लगान वसूला जाने लगा। एक तो वैसे ही स्थिति भारतीयों की बहुत खराब थी, क्योंकि 1918-19 के दौरान एक छोटा सा अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में फसल खराब हो चुकी थी। फसल अनाज पैदा नहीं हुए। उसके बाद 1918-19 में ही एक महामारी फैली थी भारत में, जिसे इन्फ्लुएंजा या बॉम्बे बुखार या फिर प्लेग कहा गया। और यह महामारी इतनी खतरनाक थी कि इस महामारी में भारत के लगभग 1.25 करोड़ लोग काल के गाल में समा गए थे। यह महामारी इतनी खतरनाक थी। हालांकि आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 120 से 130 लाख लोग उस महामारी में काल के गाल में समा गए थे। ठीक है, लेकिन उसी समय भारत में एक ऐसे नेता का उदय हुआ। उसी दौरान भारत में एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिन्होंने अहिंसात्मक रुख अपनाते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब यहाँ से पहला प्रश्न बनता है कि वह नेता कौन था? तो वह नेता महात्मा गांधी था। वह नेता कौन था जिसने अहिंसात्मक रुख अपनाते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह नेता कौन था? वह नेता महात्मा गांधी था। वह नेता महात्मा गांधी था। अब यहां से जो पहला प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी भारत कब आए? महात्मा गांधी भारत कब आए? तो लिख लीजिए कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए। महात्मा गांधी तो भारतीय ही थे, फिर भारत आए, इसका क्या मतलब है? तो महात्मा गांधी भारत कहां से आए? चूंकि महात्मा गांधी पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो महात्मा गांधी भारत कहां से आए? तो लिख लीजिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, महात्मा गांधी कहां से भारत आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसे भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, हालांकि यह पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह
का शुभारंभ कर दिया था, या सत्याग्रह की शुरुआत की थी, या यूं कहें आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें कि महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। यह प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। तो लिख लीजिए कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। आंदोलन किया था जिसे सत्याग्रह कहा गया। कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार, यहाँ की लिख लीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। अब यहाँ से प्रश्न एक पूछा जा सकता है आपसे कि महात्मा गांधी के दिमाग में आंदोलन की उपज कहाँ से हुई, या महात्मा गांधी ने जो भारत में आंदोलन किए उसकी शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी, या महात्मा गांधी को आंदोलन का विचार कहाँ से आया। तो यह प्रश्न बन सकता है, तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी को आंदोलन का विचार कहाँ से आया, तो उसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत आने के पूर्व दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, जिसे बाद में सत्याग्रह कहा गया। तो इतना पॉइंट क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही जन आंदोलन किया था, वहाँ की सरकार के नस्ल भेदी रवैये के कारण। तो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से ही किया था, और भारत में आने के बाद भी उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाए रखा। ठीक है, तो चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह के विचार में पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। ठीक है, कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, यह सत्याग्रह का विचार है।
और सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो लिख लीजिए, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो लिखिए कि सत्याग्रह का अर्थ है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के विरुद्ध हैं, और आप अन्याय के विरुद्ध हैं, तो आप उत्पीड़क को अहिंसात्मक रूप से भी हिंसा का सहारा लिए बिना अहिंसात्मक रूप से भी परास्त कर सकते हैं। तो लिख लीजिए इसमें, तो आप उत्पीड़क को हिंसा का सहारा लिए बिना अहिंसात्मक रूप से भी परास्त कर सकते हैं, तो यह कर सकते हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह के विचार में क्या है? तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मतलब सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मतलब कि आप सत्य की खोज कीजिए, आप अफवाहों पर ना ध्यान देकर सत्य की ओर बढ़िए, सत्य की खोज कीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई अन्याय के विरुद्ध है। क्योंकि आपकी लड़ाई सत्य के लिए है, असत्य के विरुद्ध है, धर्म के लिए है, अधर्म के विरुद्ध है, न्याय के लिए है, अन्याय के विरुद्ध है। तो सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर दिया जाता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। अब सत्याग्रह का अर्थ क्या है? यह तो विचार हो गया, तो सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह का अर्थ है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, जैसे आपने अगर कोई भी उद्देश्य अपना बना रखा है और आपका उद्देश्य यदि सच्चा है, आप अपने उद्देश्य के लिए दृढ़बद्ध हैं, तो आप निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। तो यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के विरुद्ध हैं, तो आप उत्पीड़क को हिंसा का सहारा लिए बिना अहिंसात्मक रूप से भी परास्त कर सकते हैं। यही सत्याग्रह का अर्थ है। इतना पॉइंट समझ में आया होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम वहीं पर उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।
हमने बताया भी कि महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की थी, लेकिन भारत आने के बाद भी उन्होंने आंदोलन को अपनाए रखा। तो जब भारत में आए तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद सर्वप्रथम कहाँ पर आंदोलन किया था और किसके लिए आंदोलन किया था, यह प्रश्न है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि महात्मा गांधी भारत आने के बाद सर्वप्रथम कहाँ पर आंदोलन किया था या फिर किसके लिए आंदोलन किया था। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने कई जगह आंदोलन किए थे, कई स्थानों पे सत्याग्रह किया था, लेकिन उसकी शुरुआत भारत में कहां से की थी, तो लिख लीजिए उत्तर कि भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में बागानों के विरुद्ध या बागान व्यवस्था के विरुद्ध लिख लीजिए, आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान रहेंगे कि बागान क्या है। तो लिख लीजिए कि बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के लिए आंदोलन किया था। किसानों के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, तो भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कहां पर आंदोलन किया था, तो सर्वप्रथम चंपारण जिले में आंदोलन किया था। एक प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न है कि भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कहां पर आंदोलन किया था, तो चंपारण जिले में किया था। महात्मा गांधी भारत आने के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में आंदोलन किया था, तो बिहार में किया था। ठीक, महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों के लिए कब आंदोलन किया था, तो महात्मा गांधी ने किसानों के लिए कब आंदोलन किया था बिहार के चंपारण जिले में, 1917 में। महात्मा गांधी चंपारण जिले में किसके विरुद्ध आंदोलन किया था, तो बागानों के विरुद्ध या बागान व्यवस्था के विरुद्ध। ठीक है, इतने प्रश्न हैं इसी एक प्रश्न में, इसे आप लोग अलग अलग करके नोट कर लीजिएगा अपने सुविधा के लिए। इससे क्या रहेगा कि आप लोगों को अगर इसमें से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में भी आंदोलन किया था। यह भी लिख लीजिए कि महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने 1917 में ही
गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। कि महात्मा गांधी ने 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। शुरुआत कहां से किया था? बिहार के चंपारण जिले से 1917 में। 1917 में ही महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। और गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए भी सत्याग्रह किया था। वह कब किया था? 1918 में। तो लिख लीजिए कि महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, यहां से जो प्रश्न है, 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न में घुमा फिरा के कई प्रश्न बन सकते हैं। पहले वाले में तो हमने चर्चा भी किया कि कितने प्रश्न बन सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में किया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए सत्याग्रह कब किया था? 1918 में किया था। चूंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो यह सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए और उसके बाद एग्जाम के बाद आपको खुद लगेगा कि सर ने जितने भी पॉइंट्स नोट कराए थे वे सभी महत्वपूर्ण थे और उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जिस पर हमने पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चूंकि महात्मा गांधी द्वारा संचालित जितने भी आंदोलन थे ये 1917 या 1918 में ये सभी सफल थे और यही कारण था कि महात्मा गांधी का उत्साह बढ़ गया और महात्मा गांधी ने उत्साहित होकर अपने आंदोलनों की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का फैसला किया
रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक अधिनियम था जो भारतीयों के लिए था। भारतीयों के लिए एक नियम लाया था ब्रिटिश हुकूमत ने कि रॉलेट एक्ट के तहत जितने भी राजनीतिक गतिविधियां हैं या जितने भी आंदोलनकारी हैं उन्हें बिना किसी मुकदमा के 2 सालों तक जेल की सजा हो सकती थी। महात्मा गांधी ने अपने, चूंकि बिहार के चंपारण जिले के सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा जिले के सत्याग्रह और अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए जो सत्याग्रह किया था, ये तीनों आंदोलन सफल थे। और इन्हीं आंदोलनों से उत्साहित होकर महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का फैसला किया। चूंकि रॉलेट एक्ट क्या था कि भारतीयों के लिए यह एक नियम था जो भारतीयों के ऊपर जबरन थोपा जा रहा था। इस नियम की एक खामी थी और वह खामी क्या थी कि भारतीय राजनीतिक गतिविधियों या फिर भारतीय आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 सालों तक जेल की सजा हो सकती थी। यही खामी थी और इसी खामी के कारण महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने का फैसला किया। तो लिख लीजिए कि रॉलेट एक्ट की किन खामियों के कारण महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का डिसीजन लिया या फैसला किया। तो लिखिए कि रॉलेट आपकी इसमें रॉलेट है लेकिन रॉलेट होगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आंदोलन करने का फैसला किया था, डिसीजन लिया था। तो रॉलेट एक्ट की एक खामी थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध आंदोलन करने का फैसला किया। वह खामी क्या थी? वह खामी थी कि भारतीय राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए
चलाए 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती थी। ठीक है, यह एक बड़ी खामी थी कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय क्यों किया या डिसीजन क्यों लिया, तो उसकी एक बहुत बड़ी खामी थी। वह खामी क्या थी कि भारतीय राजनीतिक गतिविधियों या भारतीय राजनीतिक लोगों और भारतीय आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती थी। यही एक बड़ी खामी थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने आंदोलन करने का डिसीजन लिया था। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और प्रश्न है, हम इस पर 1-2 प्रश्न और है चर्चा करेंगे और फिर आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब जब महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय किया, चूँकि महात्मा गांधी के 3 आंदोलन जो हुए थे 1917 में, 18 में, वो तीनों आंदोलन सफल थे, तो अंग्रेज हुकूमत जो थी, ब्रिटिश हुकूमत जो थी, वह महात्मा गांधी के इस डिसीजन से परेशान हो गई। वे किसी घटना की आशंका के कारण पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया और उसी समय पंजाब के अमृतसर जिले में लोग इकट्ठा हुए। चूँकि बैसाखी का मेला था और बैसाखी के मेले में, और दूसरी बात कि अमृतसर शहर से वह काफ़ी दूर का स्थान था, जलियांवाला बाग, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई और उसी भीड़ ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन भी किया, उसका विरोध किया, जिसके बाद नवनियुक्त पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस भीड़ में जब जनरल डायर ने गोली, पहले तो चारों तरफ के गेट बंद कर दिए, उसके बाद गोली चलाने का जब जनरल डायर ने आदेश दिया, डिसीजन मतलब कि निर्देश दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर जितने भी प्रदर्शनकारी थे सब पर गोलियां चलाई और जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे और उनमें से कई हजार लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और किस पुलिस अधिकारी ने इस घटना को अंजाम दिया था, हम इस पर अब चर्चा करेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक दो पॉइंट और हैं, इस पर हम चर्चा करके उसके बाद इस क्लास को समाप्त कर देंगे। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत लंबा क्लास हो जाता है, तो देखने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम जो एक स्कूल में जो टाइम पीरियड होता है उसी के अकॉर्डिंग रहें। 35 से 40 मिनट का ही क्लास रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
तो चलिए अब जो अगला पॉइंट है आपका, हमने अभी बताया जलियांवाले बाग पर जलियांवाले बाग हत्याकांड के पहले ही अमृतसर की पुलिस ने एक जुलूस पर भी गोली चलाई थी। और वह घटना कब था, तो लिख लीजिए कि जलियांवाले बाग की घटना के पूर्व अमृतसर की पुलिस ने 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई थी। ठीक है, यह पॉइंट आपके समझने की दृष्टि से इसे भी नोट कर लीजिएगा कि एक प्रकार से भूमिका के रूप में आप तैयार कर सकते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वह अचानक से नहीं हुआ, उसके पीछे का प्लानिंग था। और पुलिस ने चूंकि आंदोलनकारियों के उत्साह को पुलिस दबाना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने गोली चलाने का आदेश दिया और गोली भी चलाई, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। हालांकि उसका परिणाम यह हुआ कि आंदोलन और तीव्र हो गया। अब भारत के सभी संस्थानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालयों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, डाकखानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। डाकखानों के जो कर्मचारी थे, विश्वविद्यालय के जो छात्र थे और कारखानों के जो मजदूर थे, सभी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। कब? 10 अप्रैल की, जब एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाने का आदेश दिया था। उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो लिख लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो लिखिए कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? 19 को पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर जिले के अमृतसर में जिले के जलियांवाले बाग, उत्तर लंबा हो जाएगा, तो लिख लीजिए कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, यह प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। यह प्रश्न पूछा जाता है
कि जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर जिले में स्थित है। जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है, तो जलियांवाला बाग पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, इतना पॉइंट है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, लिख लीजिए कि जलियांवाले बाग में इकट्ठा भीड़ पर किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो लिखिए कि जलियांवाले बाग में एकत्रित भीड़ पर किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो लिखिए जनरल डायर ने। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, कि जलियांवाले बाग में एकत्रित भीड़ पर किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। इतना दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, हालांकि आपके पाठ्य पुस्तक में है नहीं, फिर भी पूछा जा सकता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लिख लीजिए कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड थे। जेम्स फोर्ड थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हैं। तो हमने पहले पार्ट में अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके आगे अगर चर्चा करेंगे तो प्रश्न मतलब वीडियो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने आज जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सभी तथ्यों पर बहुत गहराई से चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी तथ्य को लेकर या किसी भी प्रश्न को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट होगा तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर वहीं पर आपको देंगे। ठीक है, बाकी इन सब सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगले क्लास में हम आप लोगों से अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।